पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस अंक में मैं आपसे बात करूंगा पर्सनालिटी टेस्टिंग, व्यक्तित्व परीक्षण। इसको मेज़रमेंट ऑफ पर्सनालिटी भी कहते हैं। पिछले वीडियोस में आपने जाना कि पर्सनालिटी की परिभाषा क्या है और पर्सनालिटी के प्रकार क्या हैं, जिसको टाइप थ्योरी बोलते हैं। अब मैं बात करूंगा पर्सनालिटी का टेस्ट कैसे करते हैं, व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे करते हैं। वर्तमान समय में निर्देशन के क्षेत्र में अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व परीक्षण विशेष महत्व रखता है, क्योंकि किसी के व्यक्तित्व को जानने के बाद आप उसकी अंतर्निहित मनोशारीरिक गुणों और तंत्रों का संगठन उसको जान सकते हैं, जो उसके वातावरण के साथ उसका अनूठा समायोजन निर्धारित करते हैं। ये आलपोर्ट की परिभाषा थी। अब इस परिभाषा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना, उसके लिए बहुत सारे परीक्षण बनाए गए हैं। उन परीक्षणों पर चर्चा इस वीडियो में आपसे होगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पर्सनालिटी टेस्टिंग किसे कहते हैं। और डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन में कहा गया है, पर्सनालिटी टेस्ट इज़ अ टेस्ट डिज़ाइन टू ऑब्टेन and evaluate information about the lead trait patterns of individuals so that assessment of an individual's character can be made। इस परिभाषा में कुछ बातों पर गौर करते हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। पर्सनालिटी टेस्ट क्या है? जो डिज़ाइन किया गया है टू ऑब्टेन एंड इवेल्युएट इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी है और उनका मूल्यांकन करना है। किस विषय में? अबाउट द लीड ट्रेट पैटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल्स। व्यक्ति के कौन से ट्रेट पैटर्न्स हैं। ट्रेट का मतलब होता है शील गुण। शील गुण का मतलब होता है, जैसे आप हैबिट के बारे में जानते हैं, लेकिन जब शील गुण की बात करते हैं तो शील गुण का मतलब है कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी। दो बातें आती हैं कि अगर विपरीत परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति किसी हैबिट पर कायम है तो वो ट्रेट का रूप ले लेता है, यानी उसमें कंसिस्टेंसी होती है और स्टेबिलिटी होती है। लेकिन अगर ये दोनों शब्द हटा दिए जाएं तो हैबिट कहलाएगी। तो पर्सनालिटी टेस्ट का पहला प्रयोग होता है कि किस प्रकार से ट्रेट पैटर्न्स को जानना, और जब हम ट्रेट पैटर्न्स को जान लेते हैं तो असेसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स कैरेक्टर कैन बी मेड। तो किसी व्यक्ति के चरित्र का मापन किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति के चरित्र को जानने के लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है कि उसके ट्रेट पैटर्न्स क्या हैं, वो किन परिस्थितियों में किस प्रकार का व्यवहार करता है। अगर इस विषय में आपको जानकारी हो जाती है तो आप बहुत अच्छा मापन करके उस व्यक्ति के बारे में एक राय कायम कर सकते हैं, उस व्यक्ति को भविष्य के लिए दिशा दे सकते हैं। तो इसलिए टेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है कि कौन कौन से मेथड्स हैं पर्सनालिटी को मेज़र करने के। तो हमारे सामने तीन बातें हैं। एक सब्जेक्टिव मेथड्स है, आत्मनिष्ठ विधियाँ। आत्मनिष्ठ विधियों के अंदर कई प्रकार के टेस्ट होते हैं जिससे पर्सनालिटी को मेज़र किया जाता है। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति टेस्ट कर रहा है उसका विचार, उसका दृष्टिकोण, उसका अनुभव, वो उसमें शामिल हो जाता है। कई बार निष्कर्ष निकालने में, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिविटी, आत्मनिष्ठता, ये एक प्रकार का दोष भी हो जाता है कि अगर हम किसी को जज कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा वे ऑफ थिंकिंग शामिल होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम शामिल होता है। इसके विपरीत ऑब्जेक्टिव मेथड्स में जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, उसमें व्यक्ति जैसा है, जिस रूप में है, उसको निरपेक्ष भाव से देखकर हम उसका मापन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर भी कई सारी विधियां दी गई हैं। तीसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रक्षेपी प्रविधियां। अर्थात प्रक्षेपण का अर्थ क्या है?
व्यक्ति के भीतर जो है, उसके अवचेतन में जो है, वो अवचेतन में छुपी हुई इच्छाएं, उसके संवेग, उसकी स्थिरता अस्थिरता, इसको कैसे जाना जाए। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम व्यक्ति के अवचेतन मन का अध्ययन कर सकते हैं। तो एक एक करके इन पर चर्चा होगी। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सब्जेक्टिव मेथड्स के बारे में। सब्जेक्टिव मेथड्स में कौन कौन सी विधियां आएंगी, इनकी बात करूंगा, और ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव की बात अगले वीडियोस में आपसे होगी। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्टिव मेथड्स में इंटरव्यू, साक्षात्कार। ये एक विधि है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार द इंटरव्यू इज एन ओरल क्वेश्चनर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द रिस्पॉन्स, द सब्जेक्ट और इंटरव्यूई गिव्स द नीडेड इंफॉर्मेशन वर्बली इन अ फेस टू फेस रिलेशनशिप। अब यहाँ पर कीवर्ड्स की बात करते हैं कि इंटरव्यू क्या है, साक्षात्कार क्या है। इट इज़ एन ओरल क्वेश्चनर, एक प्रश्नावली है मौखिक, जो इसमें राइटिंग द रिस्पॉन्स, इसमें रिस्पॉन्स नहीं लिखा जा रहा है सब्जेक्ट का, जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं उसका रिस्पॉन्स लिखा नहीं जा रहा है। ओरल क्वेश्चनर है हमारा, और उस क्वेश्चनर के आधार पर जो इंटरव्यू है उसके रिस्पॉन्स को हम समझ रहे हैं, और जो भी हमारी नीडेड इन्फॉर्मेशन है उस व्यक्ति से संबंधित, वो फेस टू फेस रिलेशनशिप, आमने सामने का जो हमारा संबंध है, जो आत्मीयता का संबंध है, उसमें उससे हम बात करते हैं और बात करके उसका मापन करते हैं जो व्यक्ति अपने विषय में बताता है। तो इंटरव्यू, जैसा आपने देखा कि रिटन एग्जामिनेशन के बाद साक्षात्कार लेने की स्थिति आती है। अगर रिटन में अच्छे नंबर प्राप्त हो गए हैं तो साक्षात्कार की आवश्यकता क्यों है? इसका मतलब है कि जो चयन होना है उस चयन में व्यक्तित्व के कुछ गुणों को जानना शेष रह गया है, जो रिटन एग्ज़ाम में संभव नहीं हो पाया। तो इंटरव्यू का अर्थ है कि जब व्यक्ति सामने आता है तो उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, उसकी पॉजिटिविटी क्या है, उसका प्रेजेंटेशन क्या है, ये बहुत सारी बातें, उसकी कन्विंसिंग पावर क्या है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग कैसी है। तो रिटन एग्जामिनेशन में हमने उसका मापन किया सब्जेक्ट नॉलेज का। इंटरव्यू में हम मापन करते हैं कि उसके भीतर कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं और वो इस जॉब के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। इसलिए इंटरव्यू की अवधारणा यहाँ पर रखी गई है। साक्षात्कार एक मौखिक प्रश्नावली है, अर्थात मौखिक रूप से हम बातचीत कर रहे हैं और उत्तर को लिखे बिना साक्षात्कार देने वाला अपने सामने आत्मीयता में वांछित सूचना मौखिक रूप से देता है। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं कि एक बार साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से जब आत्मीयता स्थापित हो जाती है तो इसके माध्यम से गोपनीय सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। इसके माध्यम से तथ्यों के संकलन में कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है और प्रश्न पूछकर सम्यक जानकारी को प्राप्त किया जाता है। इसमें बच्चे हैं, अशिक्षित हैं और जिनको भाषा ज्ञान नहीं है, उनसे भी तथ्य या सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इंटरव्यू के कई प्रकार हैं। जैसे अगर हम बात करें कि प्रयोजन पर आधारित साक्षात्कार, इंटरव्यू बेस्ड ऑन पर्पस, तो 3 प्रकार के साक्षात्कार होते हैं: डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, ट्रीटमेंट इंटरव्यू एंड रिसर्च इंटरव्यू। इस इंटरव्यू का एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन के आधार पर हम व्यक्ति से बातचीत करते हैं और उसकी समस्या का निदान करते हैं, उसका उपचार करते हैं और शोध साक्षात्कार में शोध समस्या के कारणों को जानने के लिए साक्षात्कार लेते हैं। दूसरा है अंतःक्रिया पर आधारित साक्षात्कार। अंतःक्रिया पर आधारित साक्षात्कार किस प्रकार का है? एक नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू, एक फोकस्ड इंटरव्यू और एक रिपीटेड इंटरव्यू। तो नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू का मतलब है कि इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों का प्रयोग नहीं होता है और ना ही प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का नियंत्रण होता है। इसमें इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू देने वाले से सामान्य वार्तालाप करता है
और सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रकार से तथ्यों का संकलन होता है। जो फोकस्ड इंटरव्यू है, केंद्रित साक्षात्कार, इसमें जिस व्यक्ति से साक्षात्कार लिया जाता है वह साक्षात्कार समस्या से पूर्व परिचित होना चाहिए और उसे उस समस्या से संबंधित अनुभव भी होना चाहिए। इससे साक्षात्कारकर्ता को समस्या के संबंध में अभीष्ट सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। और रिपीटेड इंटरव्यू का मतलब है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार विशेष को निर्धारित करने वाले प्रगतिशील कार्यों का अध्ययन करने के लिए इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। इससे भी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। साक्षात्कार के कुछ और प्रकार हैं, जैसे इंडिविजुअल इंटरव्यू, व्यक्तिगत साक्षात्कार, और ग्रुप इंटरव्यू, सामूहिक साक्षात्कार, एक समूह के साथ साक्षात्कार होता है। कुछ इंटरव्यूज होते हैं जो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, संरचित साक्षात्कार। इसमें साक्षात्कार शुरू होने से पहले प्रश्नों की सुनिश्चित रचना कर दी जाती है और इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति से उस अनुसूची के अनुरूप ही प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं होती है। जो प्रश्न अनुसूची में दिए गए हैं वही प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू भी कहा जाता है। इसके विपरीत अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें इंटरव्यू लेने वाला प्रश्नों का जो स्वरूप होता है या क्रम होता है वो पूर्व निर्धारित नहीं होता है और न ही कोई समय सीमा निर्धारित होती है। इसको अनस्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू कहा जाता है। अगर पूरी तरह से देखा जाए कि साक्षात्कार के माध्यम से हम कुछ सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं और साक्षात्कार के कई सारे प्रकार हैं, अंतिम लक्ष्य एक ही है कि व्यक्ति के विषय में इतनी सूचनाएं प्राप्त हो जाएं कि उसके आधार पर हम उस व्यक्ति का आकलन कर सकें। तो इस विधि का गुण सबसे बड़ा है कि छोटा बच्चा है, अशिक्षित है, कम बुद्धि वाला व्यक्ति है, उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन भी किया जा सकता है। उपचारात्मक कार्यों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बाहरी और आंतरिक मनोभावों का अध्ययन भी किया जा सकता है और किसी समस्या से संबंधित गोपनीय और व्यक्तिगत सूचनाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ दोष भी हैं। दोष का मतलब है कि इसमें समय अधिक लगता है और एक कुशल इंटरव्यूअर की आवश्यकता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति इंटरव्यू नहीं ले सकता है। और कभी कभी इसमें इंटरव्यू लेने वाला पक्षपात भी कर जाता है, इसकी संभावना भी बनी रहती है। इसलिए जो इनके परिणाम होते हैं उनकी वैधता और विश्वसनीयता कम होती है। इसमें व्यक्ति गुमराह करने के लिए गलत उत्तर भी दे सकता है और कभी कभी जो संवेदनशील समस्याएं होती हैं उसमें व्यक्तियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता है। तो कोई भी अगर विधि है उस विधि के गुण और दोष तो होते ही हैं, लेकिन इस विधि का सबसे बड़ा फायदा है कि हम सब्जेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग करके व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। दूसरा, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है अवलोकन। जैसे हम किसी को ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं और अवलोकन करने के पश्चात उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार ऑब्जर्वेशन की परिभाषा है, ऑब्जर्वेशन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग यूजली कॉम्प्लेक्स कंडीशंस और एक्टिविटीज एज ए मीन्स ऑफ गैदरिंग डिस्क्रिप्टिव और क्वांटिटेटिव डेटा। ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, कंडीशंस हैं, कॉम्प्लेक्स, जटिल, उनके प्रोसेस को देखते हुए हम डिस्क्रिप्टिव और क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा करते हैं व्यक्ति के विषय में, ताकि हम उसको जान सकें। तो अवलोकन वर्णनात्मक या मात्रात्मक आंकड़े एकत्रित करने के साधनों के रूप में दशाओं अथवा क्रियाओं को अवलोकित करने का कार्य अथवा प्रक्रिया है। बहुत सारी बातें हम अवलोकन से सीखते हैं, गलतियां करने से बचते हैं, और अवलोकन के भी कई प्रकार हैं। इसमें भी दो प्रकार हैं। अगर हम नियंत्रण की बात करें, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन।
तो जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होगा, नियंत्रित अवलोकन होगा, इसमें परिस्थितियों को नियंत्रित रखा जाएगा ताकि प्राप्त तथ्य या आंकड़े विश्वसनीय और वैध हो सके। इसके लिए यांत्रिक उपकरण जैसे टेप रिकॉर्डर, वीडियो कैमरा और वस्तुनिष्ठ प्रविधियों, अवलोकन अनुसूची, निर्धारण मापनियों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके ठीक विपरीत जो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है। इसमें व्यक्ति के व्यवहारों अथवा घटनाओं का अवलोकन नेचुरल स्थिति में किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को हम दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसको इसके विषय में कोई जानकारी नहीं हो रही है, लेकिन हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो नेचुरल बिहेवियर कर रहा है। लेकिन अगर उससे कहा जाए कि अभी मैं तुम्हें ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ, तो उसके व्यवहार में आर्टिफिशियलिटी आ जाएगी, कृत्रिमता आ जाएगी। तो जो वास्तविक रूप से आप जानना चाह रहे हैं उसके विषय में, उसको वो छुपा लेगा। इसलिए जो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा पार्टिसिपेशन के आधार पर भी ऑब्जर्वेशन होता है, सहभागिता के आधार पर। तो इसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, सहभागी अवलोकन, और असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो सहभागी अवलोकन में या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में अवलोकनकर्ता अध्ययन से संबंधित समूह का अंग बन जाता है और उसका अंग बन के फिर समूह के व्यक्तियों के क्रियाकलापों में अवलोकन करता है। अर्थात उसी समूह का सदस्य बनकर वो उस समूह का अध्ययन करता है और एक अभिलेख तैयार करता है। इससे भी तथ्य और आंकड़े प्राप्त कर लिए जाते हैं। दूसरी ओर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, जिसमें अध्ययन से संबंधित समूह के व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं सहभागी नहीं बनता है, बल्कि नेचुरल परिस्थितियों में अवलोकन करता है और इस तरह से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तो इसे स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो हर विधि के गुण और दोष दोनों ही होते हैं। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसके गुण की अगर बात करते हैं तो मानव व्यवहार के अध्ययन की सबसे सरल और नेचुरल विधि है। ये छोटे बच्चों, अशिक्षित व्यक्तियों, मानसिक रोगियों, इनके व्यवहार का अवलोकन करने के लिए बहुत उपयोगी है और इसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित तथ्य और विवरण भी प्राप्त हो जाते हैं। आंकड़ों के विश्लेषण से जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसमें भविष्य कथन की क्षमता भी होती है, अर्थात प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। और इन परिणामों से जो प्राप्त होते हैं वो वैध और विश्वसनीय भी होते हैं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे ये मितव्ययी नहीं है, क्योंकि इसके प्रयोग में समय और श्रम अधिक लगता है, और अगर सूक्ष्मता से ऑब्जर्व न किया जाए तो जो परिणाम मिलेंगे वो बहुत अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होंगे। दूसरी चीज़, व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है, उसका आंतरिक व्यवहार क्या है, इसका अवलोकन संभव नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि सामने से हम अपने को कुछ और दिखा रहे हैं लेकिन हमारे भीतर कुछ और चल रहा है, तो आंतरिक व्यवहार का अवलोकन संभव नहीं है और इसके लिए प्रशिक्षित ऑब्जर्वर की आवश्यकता होती है। एक ट्रेंड व्यक्ति इसके लिए चाहिए जो अवलोकन कर सके। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि अवलोकनकर्ता ट्रेंड होना चाहिए। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी हम व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। इसके बाद आता है केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री का मतलब है कि जिस व्यक्ति का अध्ययन आप करने जा रहे हैं वो व्यक्ति किस प्रकार का है और वो ऐसा क्यों है, क्या कारण है जो उसका व्यवहार इस प्रकार का है। तो केस हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। केस हिस्ट्री इज अ फैक्चुअल मटेरियल गैदर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय अ टीचर और गाइडेंस स्पेशलिस्ट अबाउट एन इंडिविजुअल प्यूपिल्स बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। तो कुछ फैक्ट्स इकट्ठे किए जाते हैं और उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है टीचर के द्वारा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का व्यवहार और उसका विकास, उसको जानने के लिए। तो शिक्षा शब्दकोश के अनुसार व्यक्ति इतिहास व्यक्तिगत छात्र के व्यवहार और विकास के संबंध में एक शिक्षक अथवा निर्देशक के द्वारा संकलित और व्यवस्थित तथ्यात्मक सामग्री है। तो केस हिस्ट्री को करते समय हमें ध्यान रखेंगे कि व्यक्ति का नाम और पता क्या है,
उसकी वर्तमान समस्याएं क्या हैं, स्वास्थ्य संबंधी विवरण क्या है, विकासात्मक विवरण क्या है, शैक्षिक विकास संबंधी विवरण क्या है, उसका पारिवारिक विवरण क्या है, उसका व्यावसायिक विवरण क्या है, उसका वैवाहिक विवरण क्या है और शील गुणों का विवरण क्या है। तो एक लिस्ट बनाई जाती है। उस लिस्ट के आधार पर व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं। अब इस व्यक्ति इतिहास प्रविधि के गुण, ये निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगी विधि है। इसके द्वारा हम निदान कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं छात्र की समस्याओं का, और जो मंद बुद्धि, पिछड़े और समस्यात्मक बालक होते हैं उनकी समस्याओं के अध्ययन में ये बहुत सहायक है कि इसके आधार पर बालक की समस्या के विषय में जाना जाता है, उसके माता पिता से मिलकर, पड़ोसी से मिलकर, उसके मित्रों से मिलकर, फिर उनके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था भी की जा सकती है। इसमें विभिन्न स्रोतों से तथ्यों, सूचनाओं के संकलन से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं और ये निर्देशन परामर्श की दृष्टि से बहुत अच्छी विधि है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर विधि के गुण और दोष दोनों ही होते हैं, तो अगर हम इसके दोष की बात करें तो ये मितव्ययी नहीं है। इसमें समय और शक्ति बहुत अधिक लगती है, काफ़ी समय लगता है डेटा कलेक्शन में, और विशेषज्ञ ही इसका प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बालक के इष्ट मित्र होंगे या उनके साथी होंगे, माता पिता होंगे, वो सूचनाओं को छिपा लेते हैं। तो अब जो निष्कर्ष निकलेगा वो संदिग्ध निष्कर्ष हो सकता है। इसमें जो निष्कर्ष मिलते हैं उन निष्कर्षों पर निर्णय लेने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अगर चिकित्सा विशेषज्ञ मिल जाए तो इस विधि का फायदा है, और उनका अगर उपलब्ध न हो पाए तो इनका महत्व तो नगण्य हो जाता है, फिर इस विधि का कोई फायदा नहीं। तो सब्जेक्टिव मेथड में केस हिस्ट्री के आधार पर हम पर्सनालिटी का अवलोकन करते हैं। इसके बाद ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। आत्मकथा जैसे आपने सुनी होगी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, गांधी जी की आत्मकथा थी। आत्मकथा में व्यक्ति अपने विषय में लिखता है। जैसे डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अनुसार ऑटोबायोग्राफी इज द इंडिविजुअल्स रिपोर्ट ऑफ हिज लाइफ, ऑफ वन और मोर सेगमेंट्स ऑफ हिज लाइफ, अ pupil centered instrument which can provide insight into the life of the individual, one of the more common documents which can be employed in appraising an individual's interpretation of himself। व्यक्ति अपने लाइफ के विषय में किसी एक सेगमेंट या एक से अधिक सेगमेंट के विषय में बताता है, और ये प्यूपिल सेंटर्ड है, छात्र केंद्रित है। आत्मकथा व्यक्ति के अपने जीवन का या उसके जीवन के एक अथवा अधिक खंडों का प्रतिवेदन है। एक ये छात्र केंद्रित उपकरण है जो किसी व्यक्ति के जीवन में सूझ प्रदान कर सकता है। अधिक सामान्य अभिलेखों में एक है जिसे स्वयं का मूल्यांकन करने और व्यक्ति की व्याख्या करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। व्यक्ति अपने विषय में बता रहा है और उसको बताने के अनुसार उसके अवचेतन मन में क्या चल रहा है, उसकी सोच क्या है, इसके आधार पर हम उसके विषय में राय बना सकते हैं। इस विधि के गुण हैं कि जो इससे प्राप्त तथ्य या सूचनाएं हैं वो विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं अपने विषय में यथार्थ तथ्य प्रस्तुत करता है। और ये विधि घटनाओं के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है। बहुत सारी घटनाएं व्यक्ति ने बताई हैं तो उनकी तुलना करना भी आसान हो जाता है, और इससे जो निष्कर्ष मिलते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे जो प्राप्त तथ्य या सूचनाएं हैं उनके विषय में संदेह की संभावना बनी रहती है, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रदत्त सूचनाओं का विवरण सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है। फिर भी हम काफ़ी कुछ उस व्यक्ति के विषय में जान सकते हैं। जैसे जब हमने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी या हमारे जो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, तो हमें उनके जीवन के उन पहलुओं के विषय में जानने को मिला जो हम कहीं और से नहीं जान सकते हैं।
क्योंकि व्यक्ति अपने विषय में स्वयं लिख रहा है, अपने विषय में स्वयं बता रहा है, तो जितनी सच्चाई उसमें होगी उसके आधार पर उस व्यक्तित्व का आकलन हम कर सकते हैं। तो ये सब्जेक्टिव मेथड्स पर मैंने आपसे बात की। आगे हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड्स की, जो हमारा अगला वीडियो होगा। तो फिलहाल सब्जेक्टिव मेथड्स को छात्र तैयार कर लें और तैयार करने के पश्चात अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए दिशा में आगे बढ़ें। मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहें।